जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर भी असम राइफल से जुड़ी है, लेकिन पहली खबर बहुत खास है। दरअसल असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से एक बार फिर से उग्रवाद उभरने की कोशिश कर रहा है, असम राइफल उस पर लगाम लगाने में लगी हुई है। चाहे बात ड्रग्स की हो, चाहे बात उग्रवाद की हो, असम राइफल अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। असम राइफल को एक बड़ी कामयाबी मिली है अरुणाचल प्रदेश के लॉन्डिंग में, जहां पर एक उग्रवादी ने NSCN-IM से जो जुड़ा हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। ईटानगर के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान असम राइफल स्पेशल टास्क फोर्स और लॉन्डिंग पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा चलाया गया था। खुफिया सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने लॉन्डिंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जेडुआ गांव के पास टिसिंग में अभियान चलाया और NSCN-IM के एक चरमपंथी उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से जो हथियार मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसके पास से 5.56 mm की इंसास राइफल, उसकी एक मैगजीन, एक 9 mm पिस्टल और एक मैगजीन 18 राउंड 5.56 mm के और 2 राउंड 9 mm पिस्टल के बरामद किए गए हैं। एक अलग अभियान में अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नामसाई जिले में लगभग 7 लाख की ड्रग्स भी जो है वो बरामद की है। तो देख लीजिए आप, NSCN में ये खुद को कैप्टन कहता था और जिसे असम राइफल ने अरेस्ट किया है। तो NSCN हो, PLA हो, KNF हो, उल्फा आई हो, असम राइफल अकेले अपने दम पर सबकी कमर तोड़ने में लगी हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यह खबर नॉर्थ ईस्ट से और असम राइफल से जुड़ी हुई है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के यूथ को असम राइफल ने अपने साथ जोड़ कर रखा है। इसी के तहत जो है दिल्ली में यूनिटी उत्सव का आयोजन असम राइफल की तरफ से किया गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट का जो युवा है वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और DG लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर ने इस यूनिटी उत्सव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। The उत्सव was held in February last year, so it is in continuation of that. It is basically a sports cum cultural festival which we organize for the students of Northeast studying in NCR region. So it started with the 4-day festival of sports. We had 5 disciplines of sports, and today is the cultural event. After a short while, Honorable Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, will be here with us. Basically, it's a platform given to the students of Northeast studying in NCR region to showcase their talent. It is also to tell them that we all are one. The theme of today's function, this year's edition, was One Nation, One Dream. So, एक राष्ट्र एक सपना towards एक भारत श्रेष्ठ भारत. So you see, the best and the brightest mind of the Northeast are studying in Delhi. They are the future leaders of the nation as well as their respective states. So when we have the festival, we have new friends are made. They also understand each other. It is not that entire Northeast is one. Northeast is very, very diverse. So they understand each other's perspective very well. Over the last about month or so since we have been preparing and the students are coming to us, they have made wonderful friends among each other. And now when we talk to them, in the evening we have a lot of get-togethers where children, the students, they speak to each other. And it does help, in fostering new bonds and understanding perspectives. So yes, it is an event which in real way promotes unity, even among the diversity of the Northeast. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का दिन
यूं तो प्यार मोहब्बत का दिन होता है, लेकिन उस दिन हमारे एक फौजी भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या कर दी। और किस बात के लिए? महज इस बात के लिए कि जो उसकी गर्लफ्रेंड का भाई था वो अपनी बहन को फौजी से बात नहीं करने देता था और उसने अपनी बहन से फोन छीन लिया था। इसी बात की तैश में आकर फौजी ने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जेल भेज दिया। अब ना तो गर्लफ्रेंड मिलेगी और ना बाहर आने का मौका मिलेगा। सारी जिंदगी सलाखों के पीछे निकल जाएगी। क्या अच्छा नहीं होता कि वो जाकर भाई को समझाता और कहता कि मैं जिंदगी भर साथ निभाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने एक फौजी को गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई है, जब पूरी खबर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल औरैया में एक युवक की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने अपनी बहन से मोबाइल छीन लिया था। और जो बहन थी, मृतक की जो बहन थी, वो उस फोन से, मोबाइल से सेना के जवान से बातचीत करती थी और भाई कहता था कि फौजी से बातचीत नहीं करनी है। इसलिए उसने अपनी बहन से फोन छीन लिया और तैश में आकर फौजी ने भाई की हत्या कर दी। वहीं पूरा मामला पुलिस में पहुंचा। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए कहा है कि कई टीमें गठित की गई थी। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारतीय सेना के जवान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना अजीत मल थाना क्षेत्र की है। हत्या 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी। उत्तर प्रदेश के औरैया के अजीत मल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमावता गांव निवासी अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह का शव जो है गेहूं के खेत में पड़ा मिला। 14 फरवरी को हुई इस घटना की जानकारी डायल 112 पर पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अजीतमल थाना पुलिस पहुंची। स्वैट और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। इस मौके पर साक्ष्य इकट्ठा किए गए। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। मृतक अर्जुन सिंह के भाई की तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विवेचना शुरू की और 17 फरवरी को प्रताप पुल के नीचे से आरोपी भानु उर्फ दुर्पत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हत्या में प्रयोग की गई टॉर्च, ईंट, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। भारतीय सेना का जवान है भानु उर्फ दुर्पत सिंह। उसने बताया कि 2017 में उसने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 7 फरवरी को छुट्टी लेकर घर आया था कि गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगा। उसकी बातचीत अर्जुन सिंह की बहन से होती थी, जिस पर मृतक आपत्ति करता था। वह बातचीत करने के लिए मना करता था। उसने अपनी बहन से मोबाइल तक छीन लिया और भानु ने रंजिश मानते हुए उसकी हत्या करने की साजिश रच डाली। दिनांक 14/2/2026 को कंट्रोल रूम को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि अजीतमल थाना अंतर्गत गांव अमौता में गेहूं के खेत में एक युवक का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल अजीतमल पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला मृतक का नाम अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, उम्र 35 वर्ष, ग्राम अमौता के रहने वाले हैं। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमें बनाई गई, जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व अजीतमल थाने की टीम अलग अलग कार्य कर रही थी। आज दिनांक 17/2/2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त भानु उर्फ दुर्पत सिंह पुत्र उमेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक अर्जुन की बहन से अभियुक्त की मित्रता थी और दोनों में आपस में बातचीत होती थी, जिसकी जानकारी अभियुक्त के विषय में मृतक अर्जुन को हो गई, जिससे अर्जुन ने अपनी बहन को इस बात को लेकर समझाया, डांटा और उसका मोबाइल भी रख लिया। इस बात से अभियुक्त भानु नाराज था और उसने
अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उसे पता था कि अर्जुन खेत की रखवाली के लिए रात में खेत पर ही सोता है। वह जो है दिनांक 13-14 की रात में खेत पर गया। इसकी आहट से जब अर्जुन जग गया तो उसने मिर्च पाउडर उसकी आंख में डालते हुए एक ईंट से उसके सर पर वार किया, जिससे वो गिर गया। उसके बाद उसको दबोचकर टार्च से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अभियुक्त वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद टार्च, एक अदद ईंट और 2 मोबाइल फोन उसके कब्जे से बरामद किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर थोड़ा हैरान करने वाली है, क्योंकि एक ट्रेन में फौजी दारू पी लेता है। दारू पीकर जमकर हुड़दंग मचाता है। उसके बाद आरपीएफ आती है और उसे ट्रेन से उतार लेती है। वीडियो उसका सहयात्रियों ने बनाया और सबसे हैरानगी की बात की फौजी वर्दी में था। वर्दी में था, कहीं टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा था, लेकिन दारू के नशे में वो महिलाओं के सामने गाली गलौज करना शुरू कर देता है। ऊंचाहार एक्सप्रेस से आया वीडियो देखिए आप, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। मुंबई से इस समय मैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में चल रहा हूँ। इसमें लेडीज हैं और कुछ लोग हैं। यहाँ पे एक आर्मी मैन है, गाली बक के बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आरपीएफ भेजिए। यहाँ पे आप मेरा फोन नहीं छू सकते हैं। आप तरीके से रहिए। आप नशे में हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज नहीं दिख रही, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे हैं आप। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको मैं भेजा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने जो अभी अभी तस्वीरें देखी, ये पूरा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में पहले जान लीजिए। दरअसल ये ऊंचाहार एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ से इलाहाबाद के बीच में चलती है, वहां से आई हैं, जहां पर एक फौजी दारू पीकर जो है ऊंचाहार एक्सप्रेस में चढ़ जाता है और वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। लोग उसको समझाते हैं। वो वर्दी में है। सबसे बड़ी बात कि वो वर्दी में है, दारू उसने पी रखी है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे लोगों के साथ, यात्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसे कब तक सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद वहां पर सहयात्री जो है कंप्लेंट करते हैं, फिर जीआरपी आती है। जीआरपी पहले तो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी वो फौजी उनके साथ तू तड़ाक करता है और कहता है कि मैं फौजी हूं, मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद जीआरपी खबर है कि उसे उतार देती है एक रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये वीडियो जो है सामने आया है। हम सभी यात्रा करते हैं। हम सब ने जब फौज में रहे तो कभी अरुणाचल प्रदेश से, कभी जम्मू कश्मीर से हम लोग छुट्टी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। लेकिन दारू भी आपको मिलती है, 4 बोतल 8 बोतल जब आप घर जाते हैं, अपना कोटा लेकर जाते हैं। लेकिन क्या वो दारू पीकर ट्रेन में हंगामा करना जरूरी है? इस पूरे वीडियो को देखिए आप और फिर कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। और ऐसे फौजियों के खिलाफ तो यूनिट को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी सेना की इमेज खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपने वर्दी पहन रखी है, उस पे इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। मुंबई से इस समय मैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में चल रहा हूँ। इसमें लेडीज हैं और कुछ लोग हैं। यहाँ पे एक आर्मी मैन है, गाली बक के बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आरपीएफ भेजिए। यहाँ पे आप मेरा फोन नहीं छू सकते हैं। आप तरीके से रहिए। आप नशे में हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज नहीं दिख रही, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे हैं आप। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको मैं भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। परीक्षक हूँ, ये फैमिली बैठी है, यहाँ पे गाली बक रहे हैं। इनको बोलने के बाद ये अकड़ दिखा रहे हैं। गाली कितनी गंदी। मैं फोन सीनियर डीएसपी को कर रहा हूँ, गाली बक रहा है। आपने कोई कैमरा में गाली दिया हो? नहीं ले रहे, आराम से शर्म कर रहे हैं तो उसके आप साइड हो जाइए, बैठ जाओ आराम से। इज्जत करते करते तुम्हारी ये तो 2 घूट पी रखी ना आपने, ये बहुत अच्छे होने। बैठ जाओ आराम से। यहाँ देखो वो उनसे क्यों बोल रहे हो आप? सीट कहाँ आपकी? कहाँ सीट है?
उसका सामान उनका रहता है। चलो उनका सामान हो गया। आप इधर पहले साइड में हो। अरे मैं सामान तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके परिवारों पर, उनके घरों पर चोरों की नजर है। एक और मामला ऐसा ही सामने आया जहां पर चोरों ने फौजी के घर को निशाना बनाया। घर में फौजी की पत्नी थी, बेटी थी, बेटा था और चोर 7 से 8 चोर घर में घुसे और कट्टा जो है बेटे के कनपट्टी पे रखा और कहा कि जितना पैसा सोना है सब ले आओ। कैश नहीं बोला, तुम्हारे पति तुम्हारे तो यहाँ मैं लड़की से कह रहे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, ऐसे गार्ड में है। बोला ये गार्ड में है, आर्मी में है। आर्मी में हमारे हस्बैंड तो हैं, उसको पता भी था कि इसका हस्बैंड आर्मी में। बोले तेरे पास बहुत माल है, कैश दे, तेरा हस्बैंड आर्मी में है, तू बहुत पैसे वाली। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारतीय सेना के जवान सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके परिवारों की सुरक्षा कौन करेगा? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब चाहिए होगा। उरई में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर भारतीय जो एक सैनिक हमारे वो पंजाब में तैनात हैं, लेकिन पीछे उरई में उनका परिवार रहता है। उनकी वाइफ रहती है, बेटा रहता है, बेटी रहती है। चोर छत के रास्ते घुसते हैं, 7 से 8 दबंग चोर घुसते हैं और फिर घर में चोरी करते हैं। जब परिवार विरोध करता है तो बेटे की कनपट्टी पर पिस्टल रख देते हैं और कहते हैं कि जितना कैश है वो लेकर आओ, नहीं तो बेटे को जान से मार देंगे। बताइए अब फौजी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर और परिवार क्या करे? बेहद चौंकाने वाला ये मामला है दोस्तों। और साथ में कहां है कानून व्यवस्था? दीवार, छत पर चढ़कर दीवार फांदकर चोरियां हो रही हैं और यहां तक कहा कि भाई तुम्हारा पति फौजी है और फौजियों को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, लाओ वो सैलरी कहां पे रखी है। रिपोर्ट देखिए उरई से ही है दोस्तों। एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यह खबर उरई से है, जहां पर एक फौजी के घर में 7 बदमाश दीवार तोड़कर घुस आए। जवान की पत्नी और बेटा बेटी को पीटा गया, कमरे में बंद किया गया और तो और बेटे पर पिस्टल तान दी गई और कहा गया कि कैश लाइए, नहीं तो आपके बेटे को गोली हम मार देंगे। बदमाशों ने कहा कि फौजी की वाइफ हो, तुम्हारे पास तो लाखों रुपए है। 20 लाख के जेवर और 20,000 रुपया लूट कर बदमाश फरार हो गए। अब बदमाशों की हिम्मत देखिए उत्तर प्रदेश में। बदमाश अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। एसपी ने खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन हालांकि किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुशील नगर निवासी सुरजीत सिंह सैनिक हैं। उनकी तैनाती वर्तमान में पंजाब के बठिंडा में है। घर पर उनकी पत्नी पिंकी, पुत्र साहिल, बेटी ज्योति रहते हैं। बुधवार की देर रात सभी परिजन सो रहे थे। घर की पीछे सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते चोर अंदर घुसे। वहां पर भी उन्होंने देखा कि यहां भी रास्ते बंद हैं, तो उन्होंने दीवार को ही तोड़ दिया और उसके बाद अंदर घुसकर अलमारी में जो 20 लाख रुपए के जेवर रखे थे, 20,000 रुपया जो कैश रखा था उसको ले लिया और तो और दोनों बच्चों को पिस्टल की नोक पर रखा और कहा कि और जो भी कैश है वो सारा लेकर आ जाओ। इसके बाद जो है पत्नी ने कहा कि और पैसा हमारे पास नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति तो फौज में है और फौजियों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, पैसा रखो नहीं तो बच्चों को मार देंगे। अब फौजी देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात हैं, लेकिन उनके घर वालों की सुरक्षा कौन करेगा? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। 2 बजे चोर थे, 8 आ गई। अब हम उधर अंदर हार, चूड़ी, मंगलसूत्र, लौंग हार, 5 अंगूठी, पायल और गुच्छा, 2 चैन, कान के बहुत जोड़ी थी, सब निकाल के गई। उधर रखे थे सेब में रखे थे।
फिर उधर से उसने सब निकाल ली, फिर उधर से निकाल के इधर आ गए, हम लोग सो रहे थे, फिर उसने थप्पड़ मारा, जो थप्पड़ मारा, बोला कि कैश दे कैश। हमने कहा कैश नहीं भैया, उधर जेवर रखी, चलो, हमने कहा इधर ये चाबी है। तो हम गए उधर, तो उसने सब निकाल लिया था, सब तोड़ दी थी सेफ पूरी तोड़ के। तो भैया हमने कैश नहीं, फिर उसने बेटा की इसे कट्टा रख दिया सिर पे, बोले इसको जान से मार देना, इसको मार दो। तो भैया 20,000 रुपये हमारे पास कैश रखे थे, कल ही निकाल के लाए थे, शादी में जा रहे थे, तो वो 20,000 रुपये हमने दे दिए तुरंत। हाँ, फिर कान के जो पहने थे वो, गले में पहना था मंगलसूत्र वो, और जो इधर पहने थे एक रिंग, वो भी सब, जो अंदर सब लेके, जो हम पहने थे वो भी ले गए सब। 8 लोग थे, और वो धमकी दे रहे थे, कह रहे कैश दे कैश दे। हमने कहा कैश नहीं, बोला तुम्हारे पति, तुम्हारे तो यहाँ मैं लड़की से कह रहे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, ऐसे गार्ड में है। बोला ये गार्ड में है, आर्मी में है, आर्मी में हमारे हस्बैंड तो हैं, उसको पता भी था कि इसका हस्बैंड आर्मी में। बोले तेरे पास बहुत माल है, कैश दे, तेरा हस्बैंड आर्मी में है, तू बहुत पैसे वाली। आज दिनांक 19/2/26 को पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुशील नगर अक्षय गार्डन में श्रीमती पिंकी वाइफ ऑफ सुरजीत के मकान में पीछे छत के रास्ते से कुछ अज्ञात चोर घुस आए, जिन्होंने अलमारी का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी कर लिया तथा वादनी के जाग जाने पर वादनी व उसके परिजनों को कमरे में बंद करके भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। घटना का शीघ्र ही अनावरण कर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सर जय हिंद, रणजीत कुमार तिवारी सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय दिया आपने। दरअसल 8वां वेतन आयोग आ रहा है और एमएसपी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनकी एमएसपी बढ़कर 12,000, जेसीओ साहिबान की 18,000 और अफसर की लगभग 30,000 हो जाएगी और होने में फर्क है, लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो इस बीच असम राइफल के कुछ भाइयों का मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया, सर की हमारी बात को उठाइए क्योंकि हमें एमएसपी नहीं मिलती है और हमारे ऊपर जो कमान करते हैं अधिकारी उनको एमएसपी मिलती है, उसी ऑपरेशन में वो जाते हैं, उसी ऑपरेशन में हम जाते हैं, उन्हें एमएसपी है लेकिन हमें एमएसपी नहीं है। तो मैंने सोचा रंजीत कुमार तिवारी सर से समझूं कि ये क्या झोल है एमएसपी का सर, क्या वाकई में एमएसपी असम राइफल के जवानों को नहीं मिलती है? क्योंकि शुरुआत में जहां तक मुझे याद है दूसरे तीसरे पे कमीशन तक तो शायद सब वो चीजें मिलती थी असम राइफल के जवानों को जो इंडियन आर्मी के जवानों को मिलती थी सर। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। 3rd पे कमीशन तक असम राइफल पर्सन को वो सारी चीजें मिलती थी जो इंडियन आर्मी को उस वक्त लागू थी, लेकिन ये 4th पे कमीशन से चेंज हो गया और बदस्तूर आज भी जारी है। अब रही बात एमएसपी की, तो सर अभी आपने देखा कि एमएनएस को भी एमएसपी मिलता है, जो कि एक मेरे नजरिए से उनकी ड्यूटी मिलिट्री ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। एक वो नॉर्मल नर्सिंग ड्यूटी कर रही है, वो कहीं उनके लाइफ को थ्रेट नहीं है, कहीं वो अपना बुलेट प्रूफ हेलमेट और पर्सनल वेपन के साथ जंगल में टेररिस्ट का सामना नहीं कर रही है, वो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रही है, उनको मिलिट्री सर्विस पे मिल सकता है। तो फिर एआर पर्सन को क्यों नहीं, असम राइफल के जेसीओज और जवानों को क्यों नहीं? तो सर ये सोचने वाली बात है और ये तो सरकार को सोचना चाहिए और जो भी मतलब हमें कमांड कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये हमारा हक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम आर्मी के अंडर ही काम कर रहे हैं, आर्मी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसका सारा क्रेडिट तो आर्मी को ही जाता है, वो ऑपरेशन भी तो आर्मी के ही नाम पे शो होता है। तो एक तरफ जो ऑफिसर हमें कमांड कर रहे हैं उनको मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है और जो हमारे पीवीओआर है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, उनको तो ये मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे मोरल को तो सर इफेक्ट करता है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि एक पहल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की तरफ से की गई, अरेवा ने इस मुद्दे को उठाया, मैंने अपने यूट्यूब पर कई बार बात की और कई मेरे जैसे जो यूट्यूबर भाई हैं असम राइफल से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि सेना मेडल असम राइफल को वापस मिलना चाहिए। और एक लंबे प्रयास के बाद 2 साल के बाद जो है जब ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंची तो ये सेना मेडल फिर से मिलना शुरू हुआ। तो एकजुट होकर
असम राइफल के जवानों को, अफसरों को, अरेवा को और मेरे जैसे छोटे मोटे जर्नलिस्ट को जो है वो ये बात उठानी होगी ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि असम राइफल के जवान भी वही काम करते हैं जो काम इंडियन आर्मी के जवान करते हैं, इसलिए वो एमएसपी डिजर्व करते हैं। आप दो प्रकार के सैनिक नहीं बना सकते हैं सर बिल्कुल सही बात है। ये जो सेना मेडल बंद कर दिया गया था असम राइफल्स के जवानों के लिए, ऑफिसर को तो मिल ही रहा था, जवानों के लिए बंद कर दिया गया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत कदम था और इससे जवानों का मोरल इफेक्ट हो रहा था। सभी ने इसके लिए आवाज उठाया, नायर साहब ने आवाज उठाया, अरेवा संगठन ने आवाज उठाया, आपने आवाज उठाया, मैंने उठाया, सभी ने आवाज उठाया और वो हमें मिला भी। और ये हमें मिला, इसके पीछे हमारे जो डीजी साहब हैं, हमारे जो अभी के डीजी साहब हैं लखेरा साहब, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो अगर उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो शायद हमें मिलने में दिक्कतें आती, तो वो तो इसके लिए बधाई के पात्र है ही है। लेकिन अब कितना अच्छा होता कि अगर हमें एमएसपी भी मिल जाता, हमारे जो ओल्ड पेंशन की जगह पे हमारे जवानों को जो न्यू पेंशन मिल रहा है वो एनपीएस खत्म होके ओपीएस मिल जाता, जो एक्स सर्विसमैन है उनको ओआरओपी मिल जाती। इसके लिए तो आपको आवाज उठानी होगी, ओपीएस हमें मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आवाज उठानी होगी। देखिए वो आला अधिकारियों के हाथ में नहीं है जो सर्विंग है, ये तो आपको आवाज उठानी होगी, अरेवा को आवाज उठानी होगी, तब सरकार तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर मैं आता हूं, लेकिन एमएसपी पर भी मुझे लगता है कि एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। मेरा मानना है कि सरकार के कानों तक, डिफेंस मिनिस्ट्री तक एक बात पहुंचानी चाहिए और पहुंचनी चाहिए कि असम राइफल के जवान ये डिजर्व करते हैं, ये भी वही काम करते हैं जो आर्मी के जवान करते हैं। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हम भी वही काम कर रहे हैं, असम राइफल के जवान वही काम कर रहे हैं जो कि आर्मी कर रही है, बल्कि उनसे भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक्टिव तौर पे वो फील्ड एरिया में ही रहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें तो ज्यादा नीड है इस चीज की, हमारा लाइफ तो सबसे ज्यादा खतरे में है, बट हमें नहीं मिल रहा। एमएनएस को मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब सरकार एमएनएस को दे सकती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को, जो कि एक नर्सिंग ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर असम राइफल के जवानों को क्यों नहीं, जो कि एक देश की सुरक्षा में एक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात सर, अभी आपने देखा होगा एमएनएस को तो एमएसपी तो खैर पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, नए रेट से मिलेगा, पे कमीशन के रेट से। उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिल गया है एमएनएस को, जो कि अभी तक नहीं था। अब एमएनएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर, जेसीओ जवान की तरह वो एक्स सर्विसमैन है, लेकिन हम अभी भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। कई चीजें हमें एक्स सर्विसमैन की मिलती है, बट अभी भी हमें एक्स सर्विसमैन में काउंट नहीं किया जाता है। लीगल तौर पे हम लोग अभी भी एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो हमें भी एक सर्विसमैन मिलना चाहिए, हमें भी एमएसपी मिलनी चाहिए सर। चलिए, लेकिन वही है ना कि इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अरेवा ने जिस प्रकार से हाल ही में बिल्कुल सर, और ये आवाज उठाने में जी जो भी हमारे वेटरन्स एसोसिएशन है वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन इस आवाज को उठाने में आप जैसे यूट्यूबर, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों के जरिए ही हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचती है या सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंचती है, और जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक तो कुछ होना जाना तो है नहीं। इसलिए सर आवाज उठाना जरूरी है, और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे आवाज उठा सकता है, तरीका चाहे जो भी हो, बट ये होना चाहिए कि हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमारा डिमांड जो है वो सही है, बट तरीके से उठाना है। किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये इस काम को हम प्रोफेशनल तरीके से हमें करना चाहिए। ये अपने हक इसी प्रकार से अगर हम ये लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है, बहुत अच्छी बात की, ये अपने हक लेने की पर्सनल नहीं है, ना ही इसको पर्सनल लेना चाहिए। बिल्कुल, ये अपने हकों की मांग है जो हम सरकार से चाहते हैं। बस आपने ओपीएस की बात की थी, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि अरेवा जैसे संगठन और मुखर हों, और मुखर होकर बात सामने रखनी होगी कि अगर हमें ओपीएस चाहिए, क्योंकि जब तक ये फैसला सरकार ने करना है, ये ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में है, ना डीजीआर के हाथ में है, ये फैसला
गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के हाथ में, और सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम अरेवा का है या दूसरे असम राइफल के जो संगठन है उनका है सर? देखिए, जहां आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है। अरेवा का काम है डिमांड करना, और हमारे जो अधिकारी हैं जैसे डीजीआर साहब है, उनका काम है कि हमारा जो भी मतलब डिमांड्स है जो लगता है कि जायज है, और अरेवा कोई भी नाजायज डिमांड नहीं करती है, तो जो हमारा जायज डिमांड है उसको वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, यानी कि उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे। अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, तो एक ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है चारों ओर की डीजीआर साहब ने मतलब एक वो दिया हुआ है अपना क्या बोलेंगे रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से। उसमें आपका एमएसपी भी शामिल है, बस उसका नाम वहां पे क्या है, ARSP, असम राइफल सर्विस पे। अब चाहे आप उसको मिलिट्री सर्विस पे बोलिए या असम राइफल सर्विस पे बोलिए, एक ही बात है, अमाउंट उतना ही होगा। अरे मेरे साथ शेयर करिएगा, गवर्नमेंट का नाम पे दे या AR सर्विस पे के नाम पे दे, बात एक ही है, वो मिलना चाहिए, किसी भी नाम से मिले वो मिलना चाहिए, एक्स सर्विस दर्जा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो न्यू पेंशन स्कीम वाले हमारे बंदे हैं उनको OPS मिलना चाहिए, क्योंकि हम आर्मी के अंडर में। चलिए, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जो डॉक्यूमेंट्स ARSP का, प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं भी अपने दर्शकों तक उस बात को पहुंचा पाऊंगा। हो सकता है कि वो क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है मेरी आपकी पहल ऊपर तक पहुंच जाए, या हो सकता है जो सर्कुलेट हो रहा है वो चीज फर्जी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल AI का जमाना है, बहुत कुछ चल रहा है, संभव है सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। बस मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, कि अगर असम राइफल के कोई अधिकारी, मेरे बहुत सारे जवान जो असम राइफल के भाई मुझे देखते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सर आप जेसीओ साहब से बात कर रहे हैं, OR साहब से बात कर रहे हैं, NCO से बात करते हैं, JCO से, अफसर से बात नहीं कर रहे हैं आप असम राइफल के। तो मेरे पास अफसर नहीं है असम राइफल के, 1-2 अफसर हैं, तो वो कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है बातचीत करने के लिए। तो आपसे भी तिवारी सर रिक्वेस्ट है, और जो असम राइफल के मेरे भाई मुझे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जहन में कोई अफसर है जो बातचीत कर सकता है असम राइफल के मुद्दों पर, तो मेरा सिंपल सा मेल है rajesh kumar827, इसके ऊपर आप मुझे मेल कर दीजिए एक बार, मैं उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और उनकी जो आपके मुद्दे हैं उनके सामने उठाऊंगा। लास्ट कमेंट पढ़ लीजिए आपकी तरफ से, बस उसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मेरा भी मतलब गुजारिश है कि जो भी हमारे असम राइफल के लोग हैं, जिस रैंक के भी हो, चाहे वो JCOs हो, NCOs हो या ऑफिसर साहिबान, सभी ने अपनी बातों को रखना है। आपके माध्यम से रखें, किसी और चैनल के माध्यम से रखें, लेकिन सोशल मीडिया में आके अपनी डिमांड्स, अपनी बातों को रखें, ताकि हमारा जो भी मैसेज है, जो भी डिमांड्स है, गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले। ताकि ऐसा है ना सर कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं, तब तक हमारी समस्याएं बाहर नहीं आएंगी, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। एक कहावत है ना कि माँ तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो रोना जरूरी है, तो हम रोएंगे या तो कोई जानेगा। अरेवा के सदस्यों से कि अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, हिमाचल में, जहां पर भी हैं, आप एक टीम के तौर पर अपने सांसद से मिलिए, जो आपके बीजेपी के सांसद हैं या कांग्रेस के सांसद हैं, सपा के हैं, उनके सामने जाइए और अपनी मांग उनको सौंपिए कि ये हमारी समस्याएं हैं। क्योंकि ये बात आजकल वो वक्त भी है जब सत्ता पार्टी को ये महसूस होता है ना कि मेरा वोट बैंक खिसक सकता है या मेरा वोट बैंक बन सकता है, तो वो उन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आई होप एक वो भी रास्ता है जिसपे चलने की जरूरत है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार तिवारी सर, आप आए और इस मुद्दे पर बातचीत की। आई होप कि 8वें वेतन आयोग में फिर से MSP जो है असम राइफल में लौटेगा, तो शायद मुझे और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। नमस्कार राजेश सर, थैंक यू सर।